पर्टिकुलर ग्रुप में हम लोग पर्टिकुलर परमिशन सेट, पॉलिसी सेट लगाते हैं। इट मीन्स कि उसके पास एक्सेस क्या होगा। मान लीजिए कि एक खाली ऑडिटर है, तो उसके लिए खाली हो सकता है कि जो S3 बकेट में लॉग ग्रुप होंगे या लॉग के बकेट्स होंगे, उसमें ही सिर्फ उसको एक्सेस चाहिए, बाकी जगह उसको नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग उसका यूजर क्रिएट करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, हो सकता है ऑडिटर्स के नाम से, और उसमें जो पॉलिसी हम लोग लगाएंगे वो ऐसा रहेगा कि वो S3 में गेट, पोस्ट, डिलीट या S3 में ऑल रिसोर्सेज पे ऑल एक्शन कर पाएगा, लेकिन उसके अलहदा जो है किसी भी सर्विस में नहीं जा पाएगा वो, और वहां पे उसको रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। दूसरा चीज कि सेम ग्रुप के अंदर हम लोग एक मिनी ग्रुप जैसा भी डाल सकते हैं। इट मीन्स कि ग्रुप में सिर्फ यूजर नहीं होते हैं, ग्रुप में हो सकते हैं कि आपके मल्टीपल ग्रुप भी रहे। मान लीजिए कैसे सबसेट काम करता है, एक बड़ा सेट है उसमें एक छोटा सबसेट हो सकता है यूजर्स का, तो उस तरीके से। और दूसरा चीज है कि ये जरूरी नहीं है कि सारे यूजर्स किसी ग्रुप के पार्ट हो, लेकिन एज अ सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस ये एडवाइस किया जाता है कि आप अगर यूजर क्रिएट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसको ग्रुप में भी रखें। उससे क्या होता है कि इंडिविजुअल यूजर को परमिशन लगाने की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं कि ग्रुप में परमिशन अटैच कर देंगे, और वो परमिशन जो है डायरेक्ट यूजर जैसे ऐड होगा उस पर वो जो है ऐड होते जाएंगे। तो आईएम में सबसे मेन कॉन्सेप्ट आपका क्या हुआ? ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन है कि कौन लॉगिन कर पाएगा, और ऑथराइजेशन है कि क्या क्या सर्विसेज को वो टच कर पाएगा, यूज कर पाएगा। मीन्स कि उसके पास क्या पॉलिसी और परमिशन सेट रहेगा। जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था परमिशंस का और पॉलिसी सेट का, तो यूजुअली जो आपके परमिशन और पॉलिसी सेट होते हैं वो आपके जेसन डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक तरीके से, और उन्हीं को हम लोग पॉलिसीज बोलते हैं। कुछ AWS प्री डिफाइंड पॉलिसीज आपको रहते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है, EC2 फुल एक्सेस है, ईच सर्विस का फुल एक्सेस है, या रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। तो मोस्टली आपको जो है AWS ऑटो क्रिएटेड पॉलिसीज मिल जाते हैं, लेकिन आपकी अगर अपनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसके हिसाब से भी पॉलिसी बना सकते हैं। और आपको AWS क्या बोलता है कि पॉलिसी हमेशा लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल पे बनानी चाहिए। लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल क्या होता है आपका? कि उसमें आप यूजर को उतनी ही परमिशन देते हैं जितनी उसके लिए काफी है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को बस EC2 में वर्क करना है तो आपने उसको पूरा कंसोल का एक्सेस दिया हुआ है। दैट इज लाइक गिविंग द मोर प्रिविलेज और प्रोन टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल पे चलना होता है, जहां पे जितनी परमिशन चाहिए उतनी ही परमिशन यूजर को देनी चाहिए। बगल में आप देख सकते हैं कि सैंपल पॉलिसी एक दिया हुआ है। हम लोग समझते हैं कि पॉलिसी वर्क कैसे करता है। पॉलिसी का अपना सिंटैक्स है जो आप देख सकते हैं। उसमें वर्जन जो है वो बाय डिफॉल्ट जो AWS यूज कर रहा है वो वर्जन दिया हुआ है। वो लेटेस्ट में चेंज हो सकता है, नहीं तो प्रीवियस वाला भी रह सकता है, तो वो ज़्यादा हम लोग को मैटर नहीं करता है। हम लोग का मेजर कहाँ है? स्टेटमेंट। तो कहीं ना कहीं जो जेसॉन है वो सिंपल वर्क करता है कि आप अपना की वैल्यू पेयर पे बताते जाते हैं। जैसे स्टेटमेंट में हम लोगों ने दे दिया कि इफेक्ट, एक्शन और रिसोर्स, ये एक बेसिक चीज रहती है। इसमें क्या होता है? इफेक्ट मतलब कि आप जो यूजर है या ग्रुप है उसको जो बिलो एक्शन है और रिसोर्स है उस पर कौन सा इफेक्ट डालना चाहते हैं, अलाउ या डिनाई। मान लीजिए कि आप सिर्फ चाहते हैं कि यूजर जो है S3 बकेट में गेट कर पाए, मतलब कि खाली व्यू कर पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन एडिट नहीं कर पाए, उसमें डिलीट नहीं कर पाए।
तो आप क्या करेंगे कि डिनाई कर देंगे, डिलीट डिनाई कर देंगे उसमें गिव पोस्ट का, और खाली व्यू का जो है उसका रखेंगे। तो ये आपका हो जाता है इफेक्ट। तो उसमें हम लोग दे देंगे अलाउ मान लीजिए, या डिनाई अकॉर्डिंग टू एक्शन। एक्शन बताना होता है कि आप रिसोर्स में जो सर्विस है उसमें कौन से पार्ट को लेना चाहते हैं। जैसा मैं आपको बताया कि डिलीट, गेट, पोस्ट, एडिट, डिफरेंट टाइप्स, डिस्क्राइब, व्यू। तो इस तरीके से जो है एक्शंस होते हैं कि आप जो सर्विस है उस पर कौन सा एक्शन चाहते हैं। नेक्स्ट रिसोर्स बताते हैं। जब हम लोग स्टार दे रहे हैं इसका मतलब है कि ऑल रिसोर्स हो गया। अगर आप स्टार नहीं दे रहे हैं तो रिसोर्स का ARN नंबर जो होता है, जो भी कोई भी रिसोर्स क्रिएट होता है तो वो हम लोग दे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप ये पॉलिसी अटैच कर देते हैं तो ये पॉलिसी जो है एक्शन में आ जाती है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे जो सैंपल पॉलिसी है उसको मैं रीड करता हूँ। तो पहला जो सेट है उसमें दिया है अलाउ EC टू डिस्क्राइब ऑल रिसोर्सेज। सेकंड में दिया है अलाउ लोड बैलेंसिंग डिस्क्राइब ऑल रिसोर्सेज। और थर्ड सेट में दिया है अलाउ एक्शन क्लाउड वॉच लिस्ट मैट्रिक्स गेट मैट्रिक्स और डिस्क्राइब। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ये एक तरीके से रीड ओनली परमिशन है। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो कि डिस्क्राइब मतलब कि आपको दिखेंगे कि कौन कौन से EC2 हैं। फिर आपने नीचे देखा लिस्ट एंड गेट, तो आपको सिर्फ वहाँ पे मैट्रिक्स दिखेंगे, उसका लिस्ट मिल जाएगा और वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जो चुने हैं वो ऑल चुने। तो एक तरीके से ये जो आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, रीड ओनली एक्सेस का एग्जाम्पल है। मान लीजिए इसकी जगह मेरे को एडमिन का एक्सेस देना है तो क्या हो जाता, एडमिन एक्सेस का, या मोस्टली जो वर्क करते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस का या पावर यूजर का मिलता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस में क्या होता है कि इफेक्ट हो जाएगा आपका अलाउ, एक्शन हो जाएगा ऑल, रिसोर्स हो जाएगा ऑल। मतलब कि वहां पे सारे एक्शन सारे रिसोर्सेज पे आप कर सकते हैं और वहीं पे आपका वो जेसॉन खत्म हो जाता है। और आप सोचिए उस 3 लाइन के वजह से आपका जो यूजर है, जो पर्टिकुलर ग्रुप है, वो A to Z जितने भी एक्शंस हैं, जितनी भी चीजें हैं उस AWS कंसोल में कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आप जो परमिशन सेट बनाते हैं वो कितना पावरफुल है और क्यों IAM जरूरी है, इस चीज को यहाँ पे हम लोग समझे। इसलिए कहा गया है कि हमेशा यूजर को लीस्ट प्रिविलेज पॉलिसी दिया जाए, मतलब उसको जितना जरूरी है उतना ही दिया जाए। आप जब भी IAM हम लोग जब डेमो में देखेंगे तो IAM में आपको 2 ऑप्शन मिलता है कि अगर सिर्फ आपका वर्क कंसोल से है या फिर आपको प्रोग्रामेटिक एक्सेस भी चाहिए, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होते हैं। तो मोस्टली लोग केयरलेस होके दोनों सेलेक्ट करके दे देते हैं। बट मान लीजिए कि आप डेवऑप्स टीम से हैं, ऑपरेशन टीम से हैं, सपोर्ट टीम से हैं और आपका काम खाली इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रामेटिक एक्सेस की ज़रूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है ओवर प्रिविलेज्ड है आप। उसकी जगह सिर्फ आपको अगर कंसोल एक्सेस दिया जाता तो वो आपका जो है लीस्ट प्रिंसिपल फॉलो कर रहा होता, लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल को। तो ये था परमिशन सेट, जेसॉन फॉर्मेट में होता है वो। और जैसा मैंने बताया कि पॉलिसी आप जब ग्रुप में लगा देते हैं तो वो पॉलिसी जो भी यूजर उसमें ऐड होता जाएगा वो उसको ऑटोमेटिक मिलते जाता है। जैसे वही चीज़ को यहाँ डायग्राम में समझाने की कोशिश किया है कि डेवलपर ग्रुप है, उसमें कुछ डेवलपर की पॉलिसीज है। तो एलिस, बॉब, चार्ल्स तीनों को वो डेवलपर पॉलिसी मिल रही है। ऑडिट टीम में चार्ल्स एंड डेविड है तो उसको ऑटोमेटिकली ऑडिट टीम की भी पॉलिसी मिल रही है। और ऑपरेशंस में डेविड एंड एडवर्ड है तो उसको ऑपरेशंस टीम की भी मिल रही है। और मान लीजिए कि एक यूजर है जिसका कोई भी रोल डिफाइन नहीं है, हो सकता है कि न्यू ज्वाइनर हो सकता है कि अभी आप उसको चेक कर रहे हैं कि किस रोल में वो फिट बैठेगा, तो आप उसको हो सकता है कि पॉलिसी 1 to 1 लगा रहे हैं।
तो जब हम लोग उस पर्टिकुलर यूजर के लिए 1-to-1 पॉलिसी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग इनलाइन पॉलिसी का यूज करते हैं, जो कि सिर्फ उस यूजर पे लगता है। इनलाइन पॉलिसी आपका कभी भी ग्रुप में नहीं लगेगा। तो ये जो मैंने पहले डिस्कस किया था उसी पॉइंट को यहाँ पे एक तरीके से पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो चीज मैंने अभी डिस्क्राइब की थी पॉलिसी स्ट्रक्चर में, उसी चीज को दिया हुआ है कि पॉलिसी स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या है। वर्जन है, आईडी है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के अंडर होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, जो कि आपकी इफेक्ट, प्रिंसिपल, एक्शन, रिसोर्स, इस तरीके से जो है दिया हुआ रहता है। और अगर उसमें है कंडीशन, तो ये आप सिंपल देखेंगे आपका की वैल्यू पेयर में ही रहता है। वर्जन जैसा आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट जो है वो AWS की तरफ से जो लेटेस्ट रहता है वो आता है, जो वो वर्जन यूज कर रहा होता है जेसॉन का। आइडेंटिफायर ऑप्शनल है, जैसा आपको दिखा रहा है कि आप सिर्फ बताने के लिए लिख सकते हैं, सो डेट कि अगर कोई और आपका पॉलिसी रीड करे तो वो समझ पाए। कैसे हम लोग जब कोड लिखते हैं कोई भी, पाइथन में, जावा में, C++ या सी में, तो वहां पे कमेंट का ऑप्शन होता है। तो आप जब भी फॉर लूप, व्हाइल लूप या कोई कंडीशन ऐड कर रहे होते हैं, कॉल, ब्रेक, अदर थिंग्स आप कर रहे होते हैं, तो आप उससे पहले वहां पे कमेंट में कुछ उसके बारे में बता देते हैं, ताकि उससे रीडेबिलिटी ऑफ कोड इंप्रूव होती है। तो सिमिलर वे उसी के लिए आईडी का भी यूज होता है। स्टेटमेंट जो है वो आपका मेजर ब्लॉक होता है, कैसे आपका फंक्शन और कोड में मेन आपका रहता है, उस तरीके से स्टेटमेंट यहाँ पे वर्क करता है। स्टेटमेंट के अंडर सिड, वो एक तरीके से मान लीजिए कि दो चार आपके इफेक्ट अलाउ के केसेस हैं, तो आप अलग अलग बनाना चाहेंगे। इफेक्ट आपको बताया कि अलाउ या डिनाई आप रखेंगे। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में जैसे आप बता सकते हैं कि यूजर पे लगा रहे हैं, रोल पे लगा रहे हैं, अकाउंट पे लगा रहे हैं, वो भी आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या जरूरी है वो है एक्शन। एक्शन का लिस्ट जो है आपको जेसॉन पॉलिसी जनरेटर में मिल जाता है, आप वहां से देख सकते हैं कि क्या पॉलिसी के एक्शंस हैं। और रिसोर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि रिसोर्स जो है वो ARN के साथ दे दिया जाता है कि आप ARN, AWS, S3 में आपका माई बकेट, उसमें जो है सब पे लग रहा है। और कंडीशन जो होता है वो आपका अगेन डिपेंड करता है कि किस पे और क्यों लग रहा होगा। मान लीजिए कि आप चाह रहे होंगे कि नहीं, अगर कोई 3 बार लॉगिन किया है दिन भर में इस पर्टिकुलर टाइम पे, उसके बाद वो चौथे बार लॉगिन नहीं करे आपके अकाउंट में, तो आप उस तरीके का कंडीशन भी दे सकते हैं। और ये जो अभी 2 स्लाइड पहले जहां डिस्कस कर रहा था, सेम उसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि IAM पॉलिसी स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होता है। यूजली आपको ना सिंटेक्स की टेंशन लेनी होती है, ना पॉलिसी में क्या लिखना है उसकी टेंशन लेनी होती है। आपके पास दिमाग में होना चाहिए कि आपको इफेक्ट क्या देना है, अलाउ करना है या डिनाई करना है। सेकंड, किस रिसोर्स पे करना है, तो उसका ARN आपके पास होना चाहिए। और एक्शंस, तो एक्शंस के लिए जेसॉन पॉलिसी जनरेटर में लिस्ट मिल जाती है, आप वहां से खुद ऐड करके पॉलिसी ऑटो जनरेट करा सकते हैं। तो आपको हार्ड कोडिंग नहीं करनी होती है कि आपको ये पॉलिसी जो है फ्रॉम हेड टू टो खुद से लिखना होगा। नहीं, आप बस AWS को बताएंगे कि अलाउ करो, ये रिसोर्स है, ये एक्शंस को सेलेक्ट किया है मैंने, और ये रहा रिसोर्स का ARN। तो वो आपको पॉलिसी जनरेट करके सॉरी, पॉलिसी जनरेट करके जो है वो दे देगा। तो इस तरीके से जो है पॉलिसी जनरेट होता है। और जैसा आपको बताया, अगर पॉलिसी जो है ग्रुप पे लगा है, यूजर को डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर यूजर किसी ग्रुप में नहीं है तो यूजर पे हम लोगों को लगाना पड़ता है डायरेक्ट। नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि हम लोग IAM में ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर यूजर लॉगिन कर रहा है तो यूजर किस चीज से लॉगिन करेगा, उसका अपना यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने अकाउंट के लिए पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग रखना चाहेंगे, क्योंकि बेटर
और स्ट्रॉन्गर पासवर्ड जो है वो आपकी हाई सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं AWS की तरफ से डिफॉल्ट जो पॉलिसी आती है पासवर्ड के लिए वो रहती है, जिसमें आपको एक मिनिमम पासवर्ड लेंथ सेलेक्ट करना होता है जो कि 8 to 14 लेटर्स होते हैं। उसके अंदर फिर स्पेसिफिक रहता है, ये जर्नल है, आप लोग जानते भी होंगे कि अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, नंबर होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। और IM यूजर में ऐसा नहीं है कि मैंने आपका यूजर क्रिएट किया और पासवर्ड क्रिएट किया तो वही पासवर्ड आपको यूज करना होगा। आप अपने हिसाब से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि ऊपर जो है मिनिमम लेंथ और जो स्पेसिफिक कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है आपको उसको हमेशा पूरी करनी है। और दो चीजें होती हैं, पासवर्ड आप रख सकते हैं जो कि नेवर एक्सपायर हो, और पासवर्ड आप रख सकते हैं जो सम टाइम के बाद एक्सपायर हो जाए, मान लीजिए 90 डेज, 30 डेज, इस तरीके से, सो डेट कि पासवर्ड का मिस यूज नहीं हो और आप पासवर्ड को चेंज कर पाए हर बार। और सेम पासवर्ड को बार बार आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज का भी ध्यान रखना होता है कि आपने पहले एक पासवर्ड किया, वो एक्सपायर हो गया, तो अगेन आप सेम पासवर्ड नहीं रख सकते हैं। तो ये IM में पासवर्ड पॉलिसी थी। इस पॉलिसी को भी आप एडिट कर सकते हैं, आप चाहें तो और भी टर्म्स एंड कंडीशन जोड़ सकते हैं कि पासवर्ड, मान लीजिए कि आपकी अपनी कंपनी है और आप चाहते हैं कि जो भी लॉगिन कर रहे हैं वो पासवर्ड में उस कंपनी के इनिशियल्स रखें या एक्रोनिम रखें, ताकि आपको पता रहे कि अगर कुछ होता है तो कौन यूजर था कौन नहीं। तो उस तरीके से भी कंडीशंस जो है आप पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं पासवर्ड पॉलिसी में, बट बाय डिफॉल्ट जो है इतनी सेट ऑफ पॉलिसीज जो है आती हैं। दूसरा, आप लोग में से मोस्ट ऑफ द पीपल जानते होंगे जैसे और यूज भी करते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर, टीओ मोबाइल एंड एन नंबर ऑफ ऑथेंटिकेटर है। आप सिर्फ पासवर्ड के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। जब आप अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेकेंड लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। मान लीजिए किसी को गलती से आपका पासवर्ड पता चल गया, या आपने पासवर्ड इतना इजी रखा था कि ट्रायल एंड एरर से वो हैक हो गया, लेकिन अगर वो पासवर्ड से लॉगिन कर लेगा और नेक्स्ट स्टेप पर उससे ऑथेंटिकेशन फिर से मांगी जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपके अकाउंट की सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रांग होती है। तो उसमें क्या होता है कि हर IM यूजर और रूट यूजर जो होता है उसको ये एडवाइसेबल होता है कि वो अपने अकाउंट में MFA लगाए। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या हो गया कि एक पार्ट आपका है पासवर्ड और एक पार्ट रहता है आपका ऑथेंटिकेटर से। मान लीजिए कि आपने गूगल ऑथ से, AWS का अपना भी है, और या माइक्रोसॉफ्ट से या किसी भी ऐसे ऐप से जो मतलब कि ऑथेंटिकेटर कोड प्रोवाइड करते हैं, उसके से ऑथेंटिकेट कर दिया है। तो आप जब भी लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट आपसे वो यूजर नेम मांगेगा, फिर पासवर्ड मांगेगा, और वेरी नेक्स्ट पेज पे आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए बोलेगा। तो आप अपना यूजर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑथेंटिकेटर एप्स। तो इसका जो मैंने आपको फायदा बताया कि आपका अगर पासवर्ड जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, फिर भी आपका अकाउंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं होगा और कोई उसमें लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आपको लग रहा होगा कि ओके, पर्सनल लेवल पे तो मेरे को कोई उतनी ज़रूरी नहीं कि क्या ही है मेरे अकाउंट, लेकिन जब आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे होंगे, आपके AWS अकाउंट पे या आपके क्लाउड प्रोवाइडर के अकाउंट पर मान लीजिए कि प्रोडक्शन सेटअप चल रहा है, क्लाइंट का $1 million प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पे आप नहीं चाहेंगे कि किसी को भी गलती से एक्सेस मिल जाए जो वहां आकर कोई भी रिसोर्सेज डिलीट कर दे या चेंज कर दे, जिससे कि कंपनी को और क्लाइंट को दोनों को ही लॉस हो। तो कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे दो तरीके के ऑथेंटिकेटर भी होते हैं आपके पास। एक जो है वो वर्चुअल MFA होता है, जैसे जो एप्स में हम लोग देखते हैं। सेकंड,
अगर आपका अकाउंट जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और काफी ज्यादा सेंसिटिव डेटा जो है वो रखता है, तब उसके लिए जो है हार्डवेयर ऑथेंटिकेटर का यूज होता है। जैसे उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि यूबी की। ये क्या होता है कि उसमें जो है कोड रहता है, और जब आप उसको अपने लैपटॉप या उसमें कनेक्ट करेंगे डिवाइस में, तो वो आपके अकाउंट को ऑथेंटिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा, कॉन्फिडेंशियल डेटा रखता है, और आप बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई गलती से वर्चुअल एमएफए को भी क्लोन कर ले या आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए उस केस में, तो कहीं ना कहीं हार्डवेयर वाला यूज करते हैं। हार्डवेयर कॉस्टली होता है, वर्चुअल एमएफए का जो है वो आपका फ्री रहता है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि गूगल ऑथ है, माइक्रोसॉफ्ट ऑथ है, ड्यू है, मल्टीपल एप्स जो है वो अवेलेबल है। और अमेजोन का भी अपना ऑथी करके ऐप है जो कि आप यूज कर सकते हैं ऑथेंटिकेटर के लिए। तो ये थे एमएफए। और एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, जब भी आप अपना अकाउंट बनाएं, तो आप जैसे ही जब अकाउंट क्रिएट किए होंगे, जैसा हम लोगों ने बहुत स्टार्टिंग की क्लास में डिस्कस किया था जब हम लोग अकाउंट क्रिएशन की बात कर रहे थे, तो आपका अकाउंट जो है वो रूट यूजर से बनता है। और रूट यूजर के पास आप मान लीजिए ऑल परमिशन होते हैं, सुपर यूजर की तरह वो होता है। लेकिन आप वो जो मेन अकाउंट है आप नहीं चाहते हैं उसको कोई भी टच करे या यूज करे, नॉट ऑल्सो योरसेल्फ, आप खुद भी नहीं चाहते हैं कि वो यूज करे। तो आप क्या करते हैं कि आईएम में यूजर क्रिएट करते हैं, उसको एडमिन एक्सेस दे देते हैं जो कि क्लोज टू रूट यूजर है, और उसको जो है यूज करते हैं, सो डेट की जो मेन अकाउंट है जिसमें बिलिंग्स रहती हैं, इंपॉर्टेंट और एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन रहता है, सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज रहती हैं, उसको कोई टच नहीं कर पाए, एसएसओ डिटेल्स रहते हैं उसको कोई टच नहीं कर पाए। बहुत सारी सर्विसेज जब आप मतलब कि फोल्डर और ब्रांचिंग के उसमें जाएंगे, कि जब आपके एक मेन अकाउंट के नीचे मल्टीपल अकाउंट होंगे, मान लीजिए डेवलपमेंट अकाउंट है, नॉन प्रॉड अकाउंट है, प्रॉड अकाउंट है, टेस्टिंग अकाउंट है, स्टेजिंग अकाउंट है, इस तरीके से अगर बाइफरगेट करके आपके पास अगर 6 to 7 ऑडिट अकाउंट, डिफरेंट मल्टीपल एन नंबर ऑफ अकाउंट है, तो आप नहीं चाहेंगे कि वो सब एक पर्टिकुलर सिंगल अकाउंट में हो। और सेकंड चीज, आप ये भी नहीं चाहेंगे कि सब पे जो रूट है उस यूजर से यूज हो। जिसको भी यूज करना है वो अपना यूजर क्रिएट करे और वो पर्टिकुलर सेक्शन में जाए। ये अदर एग्जांपल्स हैं आपके पास हार्डवेयर की के, देख सकते हैं कि AWS की तरफ से जो यूज होते हैं उसमें जो है आपका कीमॉब है। फिर AWS का, जैसा आपको इनिशियल क्लासेस में बताया था कि दो तरीके के क्लाउड है AWS की तरफ से। एक आपका पब्लिक क्लाउड है जो आप, हम या ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, और एक क्लाउड है जो AWS गव क्लाउड करके है, जो कि यूएस की स्पेशल मिलिट्री जो रहती है प्लस गवर्नमेंट जो रहती है वो यूज करती है स्पेशली मिलिट्री पर्पसेस के लिए। तो वहाँ पे जो है, जो AWS के लिए एमएफए यूज हो रहा है, वो आपका श्योर पास आईडी रहता है, वो प्रोवाइड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो AWS गव क्लाउड है, जहाँ पे मिलिट्री की डिटेल्स या मिलिट्री से रिलेटेड एक्टिविटीज या सर्विसेज को मैनेज किया जा रहा है, तो वहाँ हार्डवेयर आपका की जो है वो यूज किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ वर्चुअल, सो डैट की सिक्योरिटी वुड बी ग्रेटर। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्चुअल में और हार्डवेयर में सिक्योरिटी किस में ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो हार्डवेयर वाले में ज़्यादा होगी, बट हार्डवेयर इज कॉस्टली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये डिवाइस काफ़ी चीप होते हैं, ये डिवाइस काफ़ी महंगे होते हैं, और आपको पर अकाउंट सेपरेट रखने होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक डिवाइस से आप मल्टीपल चला रहे हैं, जैसा आप वर्चुअल के केस में कर सकते हैं कि आपने एक गूगल ऑथ ऐप इंस्टॉल कर लिया, उसमें आप मल्टीपल मैनेज कर सकते हैं एट अ वन गो, लेकिन यहाँ नहीं। तो कहीं ना कहीं ये रहता है।
अभी तक जहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया आईएम से लेकर कि आईएम क्या है, उसमें यूजर ग्रुप का कॉन्सेप्ट, कैसे पॉलिसी और परमिशंस दिए जाती है, परमिशन कैसे लिखा जाता है, पासवर्ड पॉलिसी क्या है और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है। यहाँ तक में किसी को कोई क्वेश्चन या दिक्कत तो वो पूछ सकता है। जी एक बार पूछ लीजिए कितने लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसमें रियल में, या सिर्फ लोग सुन ही रहे हैं? सॉरी। इसमें रियल में कितने लोग लैब भी कर रहे हैं साथ में, ताकि उनको पता चलेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि लैब कोई नहीं कर रहे हैं क्या, मतलब प्रैक्टिकल इनका नहीं चल रहा है मे बी, ये हमें ऐसा लग रहा है। जो भी सर्विसेज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग उसका थ्योरी क्लास जैसा रख रहे हैं और नेक्स्ट जो है उसका डेमो हर सर्विस का अभी तक हो रहा है। तो और दोनों ही क्लास जरूरी है, कोई ये सोचे कि डायरेक्ट डेमो में ही आ जाए तो वहाँ पे भी उसको कंफ्यूजन होगा और प्रॉब्लम आएंगी। और अभी जो चल रहा है, जैसे कि पहले समझना जरूरी है कि पॉलिसी क्या है, कैसे है, क्यों है। फिर अगर कल हम लोग यूजर बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वो चेक करेंगे कि हाँ यूजर कहाँ बन रहा है, कंसोल में किस तरीके से है। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों क्लास में रहना जरूरी है कि जो आपका थ्योरी क्लास चल रहा हो उसमें भी और डेमो में भी, ताकि आप सीख पाए सही से। नहीं तो डायरेक्ट डेमो में जाएंगे तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स ही आएंगी, क्योंकि आपके पास हर जगह पे क्वेश्चन रहेंगे कि ये क्या है, ये यूजर क्या है। ओके, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसको मैं आगे फॉलो अप करता हूँ कि नेक्स्ट जो है, आप अपने AWS अकाउंट को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी तक जैसे आप और मैं एक्सेस कर रहे हैं, वो है पहला ऑप्शन कि हम लोग AWS साइन इन पेज पे जाते हैं और मैनेजमेंट कंसोल में, जो कि ग्राफिकल इंटरफेस आपको देता है, API के थ्रू कर रहे होते हैं। सेकंड आपके पास रहता है कि कमांड लाइन इंटरफेस। इंस्टेड ऑफ गोइंग इनसाइड ईच एंड एवरी सर्विस ग्राफिकली, आप एक लाइनेक्स सर्वर पे या अपने मैक टर्मिनल पे जाकर कमांड लाइन के थ्रू भी अपने रिसोर्सेज को, सर्विसेज को एक्सेस और कंट्रोल कर सकते हैं। वहां पे क्या होता है कि आपका लॉगिन करने का मेथड चेंज हो जाता है जब आप कमांड लाइन का यूज कर रहे होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग जो भी पर्टिकुलर यूजर है उसके लिए IAM एक्सेस की और सीक्रेट की जनरेट करते हैं, और आपका एक्सेस की यूजर नेम की तरह यूज होता है और सीक्रेट की पासवर्ड की तरह, और उससे जो है आप CLI में ऑथेंटिकेट हो जाते हैं और ऑथराइज हो जाते हैं यूज करने के लिए। सिमिलर वे में जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो है वो फॉर कोड, इसमें क्या होता है कि आप API कॉल्स के थ्रू प्रोग्रामेटिक वे में एक्सेस करते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन CLI, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन मैनेजमेंट कंसोल। मान लीजिए कि आपको EC2 क्रिएट करना है, मान लीजिए S3 क्रिएट करना है, तो ना आप CLI में जा रहे हैं, ना आप
मैनेजमेंट कंसोल में जा रहे हैं, आप जो है डायरेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट में जाएंगे। वहां पे आप एपीआई कॉल के लिए एक एपीआई मेथड लिखेंगे, पोस्ट, गेट, जो भी हो, डिफरेंट तरीके के जो मेथड रहते हैं, उसमें आप अपना रिक्वेस्टर बॉडी भेजेंगे और वो रिक्वेस्टर बॉडी आपके अकाउंट पे जाएगा और रिस्पॉन्स में जो आपको आउटपुट चाहिए, अगर क्रिएशन का है, व्यू का है, डिस्क्राइब का है, वो आपको आउटपुट जो है वो भेज देगा। इट जस्ट लाइक इंटरैक्टिंग ओवर द कोड। वहां पे आप जो है डायरेक्ट ना कंसोल में लॉगिन करते हैं ना सीएलआई में लॉगिन करते हैं, और ये भी जो है आप एक्सेस कीज के थ्रू करते हैं। तो ये तीन मेथड जो है आपके पास रहते हैं कि यूजर जो अपने AWS अकाउंट को है वो कैसे एक्सेस कर पाता है। जैसा कि आपको अभी बताया एक्सेस की, तो एक्सेस की किस तरीके से और कहाँ, तो जब आपका पहला फैल यूजर क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग कंसोल में जाके उस यूजर के अंडर ऑप्शन रहता है क्रिएट एक्सेस की, तो वो आपको एक्सेस की क्रिएट कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सेस की और सीक्रेट की रैंडम लेटर्स एंड नंबर्स ऑटो जनरेटेड हो रहते हैं, और आपको कभी भी एक्सेस की अपना शेयर नहीं करना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक शेयरिंग योर यूजर नेम। और सीक्रेट की तो बिल्कुल किसी को भी शो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पास एक्सेस की और सीक्रेट की का भी एक्सेस आ जाएगा तो वो आपके अकाउंट में इजीली एक्सेस कर पाएगा। और जैसा आपको बताया, एक्सेस की के केस में आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपने ये विद इन AWS अकाउंट क्रिएट किया हुआ होता है, और कहीं ना कहीं सीक्रेट की इज सपोज टू बी लाइक नॉट बीन शेयर्ड विथ एनीवन। जिस पर्सन का यूज़र है उसी को पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। अगर आप शेयर करेंगे तो आपका अकाउंट जो है कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। नेक्स्ट, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैनेजमेंट कंसोल से तो हम लोगों ने देखा अभी तक किस तरीके से लॉगिन करते हैं और क्या है। लेकिन मान लीजिए कि आपको CLI चाहिए, आप AWS कमांड लाइन से करना चाहते हैं, तो क्या है कि आप कोई भी अपने सर्वर पे जाएंगे जो आपने क्रिएट किया होगा और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो आपका जो AWS CLI है वो क्या करेगा कि वो आपके अकाउंट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो सेट कर देगा। आप सेट ऑफ कमांड देंगे और वो सेट ऑफ कमांड से सर्विसेज को API कॉल कर पाएगा। जैसे सबसे पहले है कि हम लोग इसको इंस्टॉल कहाँ से करेंगे, तो AWS का जो है ओपन सोर्स जो है गिटहब का, उस पर AWS CLI रहता है। अगर गिटहब नहीं यूज कर पा रहे हैं तो AWS S3 पर भी AWS CLI रखता है विथ ईच रीजन सेपरेटली, और उसको हम लोग वहां से इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके, अनजिप करके और इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड, आपको नीचे उसी का एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए कि आप S3 में कॉपी करना चाहते हैं फाइल को और S3 का पाथ दे दिया, उसके बाद लिस्ट कर रहे हैं, तो ये सर्टेन कमांड्स है। तो ये आपको AWS का जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन भेजा था उसमें आपको मिल जाएंगे कि वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कमांड्स जो हम लोग CLI में यूज कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे कमांड भी मिल जाएगा। आपको क्या चेंज करना है वो आपको वहाँ पे दिया हुआ रहता है कि मान लीजिए S3 के केस में फाइल नेम आपका फाइल होना चाहिए जो आप फाइल अपलोड करना चाहते हैं, फिर जो बकेट नेम है, बकेट में पाथ है, वो फिर आपका होना चाहिए। तो ये आप उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं कि किस तरीके से। और आप CLI में करेंगे और फिर आप मैनेजमेंट कंसोल में जाके अगर चेक करेंगे तो आपको वहां पे दिखेगा कि जो आपने यूजर क्रिएट किया, बनाया, और उसको जब आपने API कॉल करने को कहा कि आप S3 में एक फाइल बनाएं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं कि आपके मैनेजमेंट कंसोल में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। तो इट मींस विदाउट गोइंग इनसाइड द मैनेजमेंट कंसोल आप ये मैनेज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है
और क्यों इसका यूज होता है। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है मल्टीपल अकाउंट हैंडल कर रहा है, उसके लिए ये नियर टू इम्पॉसिबल है कि वो हर अकाउंट का एक तरीके से क्या कहते हैं साइन इन कंसोल का यूआरएल को भी मैनेज करे लेके। और कभी कभी होता है कि वो वर्क नहीं करता है, कंसोल पे ओवरलोड रहता है। और रेयर केसेस में कभी कभी आप बहुत रीचेबिलिटी में प्रॉब्लम रहती है। एज कंपेयर टू ग्राफिकल और आरडीपी सीन, हम लोगों को पता है कि लिनक्स जो है वे फास्ट है। तो कहीं ना कहीं जब आप लिनक्स सर्वर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत ज़्यादा स्पीड रहती है, वहाँ पे लेटेंसी कम रहती है। और ज़्यादातर जो इस डोमेन में हैं लोग, वो CLI को प्रेफर करते हैं कंसोल के ऊपर। कंसोल बिगनर लेवल के लिए, मैक्स टू मैक्स इंटरमीडिएट लेवल पर्सन के लिए काफ़ी अच्छा है। बट इफ यू हैव लाइक एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर 5 ईयर एंड बियॉन्ड, तो आपको कहीं ना कहीं CLI के थ्रू ही वर्क करना चाहिए। दैट वुड गिव यू मोर प्रोडक्टिविटी ओवर द कंसोल मेथड। और लास्टली जो हम लोग डिस्कस किए थे वो था AWS सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो ये क्या होता है कि एक तरीके से आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन अपने लोकल में इंस्टॉल करना होता है। और जैसा मैंने बताया कि सेट ऑफ API कॉल्स आप भेजते हैं। मतलब कि मैं अगर EC2 क्रिएट करना चाहता हूँ तो मेरे पास एक रिक्वेस्टर बॉडी रहेगा, पैटर्न एक तरीके से, कोड एक तरीके से, कि हाँ यहाँ पे मेरे को बस चेंज कर देना है कि इंस्टेंस टाइप क्या देना है, इसमें की पेयर क्या देना है, वो की पेयर में क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या इंस्टेंस का OS होना चाहिए। आप सब कुछ दे देंगे, नंबर ऑफ कितना बनना चाहिए। और ये आप जो है हिट करेंगे तो वो जो है आप डायरेक्ट सर्विसेज को कॉल कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स जो है आप कर सकते हैं। आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का जो परफेक्ट यूज है वो है जब आप मल्टीपल कोड लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं, या आप मान लीजिए जावा बैकग्राउंड से हैं, रूबी बैकग्राउंड से हैं, गोलैंड बैकग्राउंड से हैं, जावा स्क्रिप्ट आता है उस तरीके से। या फिर आप चाह रहे हैं कि मोबाइल, जैसे कि आप एंड्रॉयड या iOS से चाहते हैं कि कनेक्ट कर पाए, या आप जो है मशीन लर्निंग की तरफ इंक्लाइंड है और वहाँ पे एम्बेडेड सी, आर्ड्रिनो, इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो है उसको यूज कर रहे हैं और लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उससे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसी में आपको बताया है कि जो CLI है, AWS CLI, वो पर्टिकुलरली जो है पाइथन पे बिल्ड किया हुआ AWS SDK है। इट मीन्स कि जब आप SDK, AWS SDK में पाइथन यूज करेंगे तो जो कमांड्स आप लिख रहे होंगे वो एकदम 100% डिट्टो होंगे, सिमिलर होंगे जो आप कमांड AWS CLI में लिख रहे होते हैं। क्योंकि AWS CLI और कुछ नहीं है, पाइथन सपोर्टेड आपका जो है एक तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, जो कि ओपन सोर्स है, कि आप डाउनलोड करके अपने सर्वर्स पे चला सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के लिए आपको उसका ऐप रहता है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होता है। इधर आप अपने लैपटॉप में कर सकते हैं, फोन में कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए बेटर ऑप्शन है जो एकदम कंसोल में आना ही नहीं चाहते हैं और हर काम वाया कोड ही करना चाहते हैं और रखना चाहते हैं। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है जिनको API की अच्छी समझ हो, जिनको कोडिंग की अच्छी समझ हो, और जिनको पता हो कि हाँ वाया कोड किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिन फॉर एग्जांपल लैम्डा फंक्शन लिखना रहता है तो उसके लिए जिनको बोटो 3 जो है वो अच्छे से आता होगा, जो AWS के सर्विसेज में कम्युनिकेट करने में इजी रहता है सॉफ्टवेयर, वो कहीं ना कहीं वो पाइथन और बोटो 3 का यूज करता होगा। तो उस तरीके से आप अपना यूज कर सकते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने देखा है वो जो था आपका यूजर्स ग्रुप, मतलब आप एक एज अ इंडिविजुअल जो है
वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं, इसके बारे में था। लेकिन आईएम सिर्फ अपने यूजर्स के बारे में नहीं है। आईएम में क्या कर सकते हैं कि आप जो पॉलिसीज हैं वो सर्विसेज को भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि EC2 इंस्टेंस किसी और सर्विस में जाए, या फिर जैसे जो भी लोग S3 वाले क्लास में रहे होंगे, तो हम लोग जब क्रॉस रेप्लिकेशन और रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि एक बकेट को दूसरे बकेट के पास जाना होगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग के पास दो ऑप्शन आए थे कि या तो बकेट पॉलिसी लगा सकते हैं हम लोग S3 लेवल पे, नहीं तो आईएम पॉलिसी लगा सकते हैं और वो रोल जो है वो S3 को दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी रोल बनाए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि सेटअप परमिशन रोल को अटैच होता है और वो फिर सर्विस में अटैच कर देते हैं। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि मेरा लैम्डा फंक्शन जो है S3 बकेट को फेच करे डेटा के लिए, तो क्या कर सकता हूं, मैं लैम्डा फंक्शन के लिए रोल बना दूंगा जो S3 बकेट पे सारे एक्शन कर पाएगा। तो वो वहां पे जाकर एक्शन करके वहां से जो भी डेटा फेच करना होगा वो फेच कर सकता है। या जिनको क्लाउड फॉर्मेशन का थोड़ा सा नॉलेज होगा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का एग्जांपल है क्लाउड फॉर्मेशन आपका, तो उसके लिए भी रोल आप क्रिएट कर सकते हैं कि वो किस तरीके से सर्विसेज को सेल्फ मैनेज कर सकता है, क्रिएशन के लिए, डिलीशन के लिए, रोल बैक के लिए, स्टैक अपडेट के लिए। तो कहीं ना कहीं आप ना सिर्फ यूजर बना रहे हैं जो कि इंडिविजुअल पर्सन हो रहे हैं, आप सर्विसेज को भी पॉलिसी अटैच कर पा रहे हैं। और इसलिए आईएम रोल्स का भी मेजर यूज होता है जब आप मल्टी अकाउंट, क्रॉस रीजन, मल्टी रीजन और मल्टी अकाउंट में यूज कर रहे होते हैं। तो फिर आईएम में जो सिक्योरिटी है उसको किस तरीके से हम लोग जो है मैनेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं दो चीजें होती है। हम लोग के पास दो रिपोर्ट जनरेटर है। एक आपका अकाउंट लेवल पे होता है जो कि आईएम क्रेडेंशियल रिपोर्ट बोलते हैं उसको। वो क्या रखता है, वो इस चीज का लिस्ट रखता है कि आपके टोटल कितने यूजर है उस और उसका स्टेटस क्या है। मान लीजिए कि आपने कोई यूजर क्रिएट किया, मान लीजिए मैंने आप सभी का यूजर क्रिएट किया और आपने आज तक लॉगिन नहीं किया अकाउंट में जाके, तो मेरे को उस क्रेडेंशियल रिपोर्ट में ये आ जाएगा कि हाँ इस बंदे ने या बंदी ने कब लॉगिन किया था और कब लॉगिन नहीं किया था। और मान लीजिए मेरे को चेक करना हो कि कौन कौन आज पूरे दिन में इस पर्टिकुलर अकाउंट को एक्सेस किया है, तो ये जरूरी होता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन कोई छोड़ के जा रहा है तो आपको अप टू डेट रहना पड़ता है कंप्लायंस इश्यूज के लिए, कि ऐसा नहीं हो कि जो कंपनी छोड़ चुका है या प्रोजेक्ट छोड़ चुका है या किसी भी कारण से उस पर्टिकुलर अकाउंट पे वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका यूजर के पास एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो उस चीज को हम लोग जो है चेक कर सकते हैं आईएम क्रेडेंशियल रिपोर्ट्स में। सेकंड जो रहता है यूजर लेवल पे, जो आपका यूजर है वो एक्सेस एडवाइजरी में जो है वो देता है कि उसके पास परमिशन क्या है, कब वो सर्विस को एक्सेस किया था। और वहां पे उसके पास ऑप्शन रहता है कि इंफॉर्मेशन इस चीज का कि उसका जो पॉलिसी है वो कब रिवाइज हुआ था। मान लीजिए कि मेरे पास पहले एडमिन एक्सेस था, लेकिन नेक्स्ट जो है वो एक्सेस रिमूव हो गया और यूजर एक्सेस, पावर यूजर एक्सेस दे दिया मेरे को। पावर यूजर एक्सेस में क्या होता है कि आप आईएम को यूज नहीं कर सकते, बाकी सर्विसेज कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी का यूजर क्रिएट या डिलीट नहीं कर पाएंगे। इस तरह डिफरेंस रहता है एडमिन और पावर यूजर में। तो वो चेंजेस मैं कहाँ देख सकता हूँ, तो आईएम एक्सेस एडवाइजरी जो है उसमें देख सकता हूँ। बाकी गाइडलाइन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस जो ओवरऑल अभी तक के हमने सेशन में डिस्कस की है वही चीजें है। जैसे कभी भी रूट यूजर को अकाउंट सेटअप के बाद यूज नहीं करें। एक फिजिकल यूजर के लिए एक AWS यूजर होना चाहिए। जितने यूजर हैं उसको ग्रुप में असाइन करें और परमिशन ग्रुप में लगाए, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। पासवर्ड पॉलिसी स्ट्रॉन्ग रखें, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाए। सर्विसेज को परमिशन देनी है तो उसके लिए रोल्स का यूज करें।
प्रोग्रामेटिक आप एक्सेस करना चाहते हैं तो CLI SDK का यूज करें जहाँ पे एक्सेस की का यूज होगा। ऑडिटिंग पर्पस के लिए जैसा मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कंप्लायंस पर्पस के लिए हम लोग के पास IAM क्रेडेंशियल रिपोर्ट रहता है और IAM एक्सेस एडवाइजर रहता है, जहाँ से हम लोग जो है ऑडिटिंग पर्पस के लिए और डे टू डे चेक करने के लिए भी कि किस तरीके से चीजें अकाउंट में हो रही है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं कर रहा हो, कोई किसी के यूजर को क्रिएट डिलीट नहीं कर रहा हो आपके विदाउट नॉलेज। तो वो सब चीज हम लोग देख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो कि सबसे जरूरी है, आप यूजर क्रिएट कर रहे हैं या आपका यूजर क्रिएट हुआ है तो सिर्फ आपके लिए, जो कि आपका सेकंड पॉइंट भी था, 1 फिजिकल यूजर इक्वल टू 1 AWS यूजर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जैसे अमेजन प्राइम या नेटफ्लिक्स लेते हैं तो सबको पासवर्ड अपना दे देते हैं कि सब यूज करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 अकाउंट है, 1 पर्सन का अगर यूजर क्रिएटेड है सिर्फ वही पर्सन एक्सेस करना चाहिए उस लॉगिन और पासवर्ड से। अदरवाइज अगर आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी ब्रीच है, कंप्लायंस ब्रीच है, और आपकी कंपनी की भी शायद गाइडलाइन और पॉलिसी जो कंप्लायंस पे रहती होगी सिक्योरिटी को लेकर उसको ब्रीच करता होगा। एंड अगेन, एक्सेस कीज जो है कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक्सेस कीज जो है आपकी एक तरीके से यूजर पासवर्ड प्लस MFA जो रहता है उसका एक समअप और डिफरेंट वे है, जहाँ पे अगर किसी के पास एक्सेस की और सीक्रेट की है तो वो आपके अकाउंट में काफी दूर बैठ के किसी भी लिनक्स सर्वर से चेंजेस कर सकता है आपके अकाउंट के अंदर, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन कर रहा है और कहाँ से कर रहा है, क्योंकि एक्सेस की और सीक्रेट की आपका ही रहेगा। तो आप अगर क्लाउड ट्रेल में भी चेक कर रहे होंगे कि कौन सर्विसेज को चेंज कर रहा है तो वो आप ही का यूजर शो करेगा। तो इट कैन मेक यू फॉल इन बिग ट्रबल अगर आप इस तरीके की चीजें करते हैं जहाँ पे आप एक्सेस किया अपना IAM यूजर जो है शेयर करते हैं। अगेन जैसा हम लोग हर सर्विसेज में पढ़ते हैं, अगेन इस सर्विस में भी हम लोग देखेंगे कि शेयर मॉडल मतलब कि क्या AWS की टेंशन है, क्या अपनी टेंशन है। AWS A to Z इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा है, किस तरीके से उसकी नेटवर्किंग है बैकएंड में, वर्नेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन AWS देख रहा है, कंप्लायंस वैलिडेशन कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या लेटेस्ट चीजें हैं, उस चीज का ख्याल भी आपका AWS रख रहा है। आपका काम क्या है, अगर आप IAM यूज कर रहे हैं तो यूजर ग्रुप रोल्स पॉलिसी उसको बनाना, उसको मैनेज करना, उसको देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। MFA हर अकाउंट में अनेबल हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सेस की सीक्रेट की जो है 180 डेज 90 डेज पे रोटेट होने ही चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप 1 साल 2 साल पहले बना हुआ एक्सेस की रोटेशन यूज कर रहे हैं। सेकंड जो है IAM टूल्स जो है वो प्रॉपरली अप्लाई होने चाहिए क्रेडेंशियल रिपोर्ट और एक्सेस एडवाइजर के लिए। और कहीं ना कहीं आपको हमेशा जिसको भी जो परमिशन सेट दिए हैं वो रिव्यू करने चाहिए टाइम टू टाइम। मान लीजिए मैंने 10 यूजर अभी क्रिएट किए अपने अकाउंट के लिए और उनको काम दे दिया करो, लेकिन मेरे को मंथली एटलीस्ट एक बार चेक करना चाहिए कि कौन यूजर किन परमिशंस को मोस्टली यूज किया। मान लीजिए कि 10 में से सिर्फ 5 लोग हैं जो कि कंसोल में EC2 सर्विस को यूज कर रहे हैं, बाकी लोग खाली S3 को ही यूज कर रहे हैं। तो मेरे को क्या चाहिए कि उनके पॉलिसी को रिवाइज करके 5 लोगों को सिर्फ EC2 और अदर 5 जो है सिर्फ उनको S3 का एक्सेस दे दे, और वो क्योंकि उसी को कांस्टेंट यूज करें, क्योंकि हम लोगों को क्या यूज करना है, लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो करना है। तो कहीं ना कहीं फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू एट बिगिनर लेवल आपका IAM में जो है इतनी सारी बातें रहती हैं। IAM एज एडवांस टॉपिक जब आप देखेंगे जहाँ पे एक्सेस एनालाइजर, STS, क्रॉस अकाउंट IAM किस तरीके से यूज होता है, कहाँ होता है, या फिर रोल्स के बारे में जहाँ हम लोग इन डेप्थ जाएंगे, जहाँ पे एक सर्विस क्रॉस अकाउंट या क्रॉस रीजन किस तरीके से एक्ट करती है।
और वहाँ डिफरेंस देखेंगे कि कब आपका पॉलिसी सर्विस पे लगता है तो क्या इम्पैक्ट होता है, और एज आईएम लगता है तो क्या इम्पैक्ट होता है। तो वो सारी चीज़ें एडवांस लेवल है, उसको हम लोग टच नहीं करेंगे। हम लोगों के लिए सबसे पहले जो है हेड टू टो आईएम को समझना ज़रूरी है, जो कि हम लोगों ने आज के सेशन में देखा है। यहाँ तक मैं किसी को आ, कोई भी प्रॉब्लम तो बता सकते हैं। मोरलेस अभी इसमें फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए और कुछ ज़्यादा इस लेवल पे नहीं है। आपको अगर याद रखना है कि आज के सेशन में क्या क्या की टर्म थे, तो वो आपका यूजर, ग्रुप, पॉलिसी, रोल, सिक्योरिटी बोले तो एमएफए प्लस, आपका पासवर्ड, सीएलआई, एसडीके, एक्सेस की और आईएम क्रेडेंशियल रिपोर्ट और आईएम एक्सेस एडवाइजरी। तो ये आपके की टर्म्स थे जो आज हम लोग डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो उसमें हम लोग जो है जब AWS कंसोल में डेमो करेंगे, और वहां पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जितने भी टर्म हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरीके से वो इम्पैक्ट करते हैं। स्पेशली पॉलिसी को हम लोग थोड़ा इन डेप्थ वहां पे लाइव देखेंगे कि किस तरीके से पॉलिसी जो है एक्शन और इफेक्ट चेंज करता है किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स में। किसी को भी कोई क्वेश्चन तो वो अभी पूछ सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं अगर की वगैरह बनाता हूँ उसका यूज़र का, तो ये पर्टिकुलर यूज़र का होगा या किसी ग्रुप का हो सकता है? नहीं, तो आपका जो एक्सेस की और सीक्रेट की बनता है वो पर्टिकुलर यूजर का बनता है और यूजर लेवल का होता है। तो मान लीजिए कि अगर सेम ग्रुप में 10 यूजर हैं, तो वो 10 सेम एक्सेस की सीक्रेट की यूज नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपका यूजर है और वो मान लीजिए एडमिन ग्रुप में है, तो अदर 10 या 15 लोग जो भी होंगे, वो अगर उनका एक्सेस की नहीं क्रिएटेड होगा तो वो ना CLI ना SDK का यूज नहीं कर पाएंगे, या जहां भी हम लोगों को एक्सेस की सीक्रेट की का जरूरी होता है। तो ये यूजर लेवल पे आपका बनता ओके। है। किसी को कोई और क्वेश्चन नहीं तो हम लोग आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एक बार जो डॉक्यूमेंटेशन शेयर किया था उसको भी गो थ्रू करिएगा। जी कोई क्वेश्चन पूछिएगा। सबसे जी ये क्रेडेंशियल रिपोर्ट जो है, आई मीन यूजर एक्सेस कर सकता है, एवरी यूजर, आई एम यूजर, या रूट यूजर लेवल पे होता है? हाँ, तो ये जो आपका जो एक्सेस क्रेडेंशियल जो रिपोर्ट बन रहा है, आईएम क्रेडेंशियल रिपोर्ट, पहला है कि वो अकाउंट लेवल पे बन रहा है। डिपेंड करता है कि सारे यूजर उसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। जैसे मैं आपको बताया कि अगर उसके पास एक्शन और इफेक्ट और रिसोर्स सारे ऑल होंगे, अलाउ ऑल ऑन, तो कहीं ना कहीं वो कर पाएगा क्योंकि वो अकाउंट लेवल पे रिपोर्ट बन रही है। लेकिन अगर उसके पास रिसोर्सेज पर एक्शन नहीं होंगे, जैसे पावर यूजर होगा, तो वो आईएम में किसी भी चीज को चेक नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं उस केस में क्या होगा कि वो यूजर को डिनाई आ जाएगा। जब भी वो उस पर्टिकुलर रिपोर्ट पर जाने का कोशिश करेगा, तो क्या होगा कि वो पर्टिकुलर रिपोर्ट पे वो क्लिक करेगा और वहां पे उसको आएगा कि ना डिस्क्राइब हो सकता है, गेट हो सकता है, उसको एरर आता है। तो वो डिपेंड करता है कि यूजर के पास क्या परमिशन है। गॉट इट, थैंक यू सुभाष जी। और एक और बहुत जनरल क्वेश्चन था ये, आई एम लाइक इट्स ओनली फॉर AWS टाइमिंग आइडेंटिटी तो एंड एक्सेस 50 मैनेजमेंट, या फोर फिर पॉइंट किसी और चल रहा एंटरप्राइज से है, भी इसको इंटीग्रेट करके लेकिन वो यूज मैं किया देख जा रही थी अभी सकता है? क्रॉस था, मैं उसको जैसे ऑन नॉर्मली की हूँ। SAP का भी IDM वहाँ आता पे है और नहीं, ये समथिंग, कंफ्यूजन राइट? है। सो उस टर्म में हाँ, तो देखिए अगर आप जैसे थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं अकाउंट में, तो उसके लिए आपके पास जो है डिफरेंट सर्विसेज है जहां पे हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। जैसे उसके लिए AWS की सर्विस जो है वो है कॉग्निटो।
जहाँ पे आप थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेटर यूज करते हैं। ऑथेंटिकेटर से इस मामले में मेरा सेंस होगा कि मान लीजिए कि आप अपने जीमेल से आना चाहते हैं, या मान लीजिए आप अपने फेसबुक से आना चाहते हैं, या अपना ऑर्गेनाइजेशन है आपका, मान लीजिए आपने एडी डायरेक्टरी में कुछ यूजर को कनेक्ट किया हुआ है और आप उनको एक्सेस करवाना चाहते हैं। एक पर्टिकुलर डोमेन है आपने दिया हुआ है मेल का, जो आपकी कंपनी का हो सकता है या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का हो सकता है, उसके थ्रू लाना चाहते हैं। तो वहां पे हम लोग कॉग्निटो सर्विस का बेसिकली यूज करते हैं, और वो क्योंकि डेडिकेटेड सर्विस है उसी के लिए, जहाँ पे आप थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन कराना चाहते हैं अकाउंट के अंदर सर्विसेज के लिए। अगर सिर्फ आईएम के बारे में आप पूछना चाहेंगे, तो आईएम जो है वो बेसिकली एंड सोली जो है एक तरीके से एडब्ल्यूएस के लिए ही है। लेकिन आपके पास अगर मान लीजिए एडीओ अपना सिंपल एडी मैं बंद कर दूं आप रिकॉर्डिंग? ट्रेडिशनल चला रहे हो या ओवर द जाने क्या क्लाउड चला रहे हुआ हो, हुआ उस लब हो केस रहा में है भी आप जो कॉग्निटो का यूज जो है वो प्रेफरेबल रहेगा। ऑल्दो वहां पे भी हम लोग जो है पॉलिसीज वाया आईएम लगाएंगे, रोल्स देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्ट उसको आईएम के अंदर में यूजर या ग्रुप जैसा बना पाएंगे।